नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जीबी लाइव। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो चंद ही दिनों का वक्त बचा है और मोस्ट लाइकली मार्च के दूसरे हफ्ते तक आपको ये पता चल जाएगा कि देश में चुनाव कब होने जा रहे हैं, लोकसभा 2024 के, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। और आपको लग ही रहा है कि जो सियासी पारा है वो कितना हाई है। पटना में हुई जो रैली, जो कि इंडिया गठबंधन की थी, जहां पर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, वाम दलों के नेता और इसके अलावा और भी तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। और उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लाखों की तादाद में जो पटना का गांधी मैदान है वो लोगों से पटा हुआ था। तो क्या पटना की इस रैली ने देश का मूड सेट कर दिया है? क्या पटना की इस रैली से ये पता चल गया है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 जो होने जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है, देश किस तरफ जा रहा है? आपको पता है लालू प्रसाद यादव ने बहुत दिनों बाद वो इस तरह से पॉलिटिकली एक्टिव उस रैली में नजर आए, जहां उनको सुनने के लिए लोग बेचैन बेकरार थे। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो तालियां और वो तमाम तरह का शोर शराबा आपने देखा। वहां पर लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को परिवारवाद पर घेरा और कहा कि उन्होंने अपना परिवार क्यों नहीं बनाया है। यहां तक कि जो उनकी एक तस्वीर है हिंदू हृदय सम्राट की, उस पर भी उन्होंने चोट की और कहा कि जब उनकी माता जी का देहांत हुआ था तो क्यों नहीं उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल जो है, और खासतौर पे बाल अपने मुंडवाए थे, जो कि हिंदू धर्म में एक प्रथा है, वो किया जाता है, तो वो हिंदू भी नहीं है, ये लालू प्रसाद यादव ने कहा। अब कैसे आप लोगों को असल मुद्दों से भटकाना है, लटकाना है, और किस तरह से जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर आप मोदी जी से सवाल ना पूछ लें, बीजेपी को कटघरे में ना खड़ा करें और आपको इसी तरह के जज्बाती मुद्दों से भटकाया जाए। आप ये देखिए कि एक नया पूरा कैंपेन जो है वो बीजेपी की तरफ से शुरू कर दिया गया है, जहां पर मोदी का परिवार, ये जो लाइन है, ये हर कोई बीजेपी का नेता, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे पार्टी के अध्यक्ष हो, हर कोई अपने अपने ट्विटर बायो में ये लिख रहे हैं अपने नाम के आगे मोदी का परिवार, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने उनके परिवार को लेकर बात उन्होंने कही थी। आपको पता है उसके बाद तेलंगाना से किस तरह से नरेंद्र मोदी ने वो तमाम बातें कही, इमोशनल कार्ड खेला। आपको पता है वो अपनी गालियों का, उन तमाम चीजों का हिसाब जो है वो रखते हैं। और इससे साफ पता चल रहा है कि दरअसल मुद्दे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, और जो असल मुद्दे हैं उनसे आपको भटकाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन जो लगातार असली मुद्दे उठा रहा है, राहुल गांधी जो अपनी यात्रा से लगातार लोगों में जो चेतना जगा रहे हैं, उससे बहुत अनकंफर्टेबल, असहज हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए जो तमाम गैर जरूरी मुद्दे हैं उनको जरूरी बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि एक बार फिर से आपके वोटों की ठगी की जा सके। ये पूरा इलेक्शन किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये पीपल्स वर्सेस मोदी होता हुआ नजर आ रहा है? क्या युवा वर्सेस मोदी होता हुआ नजर आ रहा है? क्या इंडिया गठबंधन का नैरेटिव जो है, राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, जो बेरोजगारी का वो मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई का, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी का वो मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इलेक्शन इन तमाम चीजों पर लड़ा जाएगा, या फिर इलेक्शन एक अकेला सब पे भारी 56 इंच हिंदू हृदय सम्राट मोदी का परिवार, ये इन तमाम गैर जरूरी मुद्दों पर लड़ा जाएगा? इस पर बात करेंगे आज हम, गहन चर्चा इस पर करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। जाना माना चेहरा है, आप अक्सर देखते रहते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका मेरे प्रोग्राम में। और थैंक यू आदाब। मेरा पहला सवाल पंकज जी आपसे ये है, ये पूरा 2024 का इलेक्शन, जिसमें अब बहुत कम वक्त बचा है, किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो जाएगा और फिर उसके जैसे कहते हैं एक फॉर्मल जो बिगुल है वो फूंक दिया जाएगा। अभी इस इलेक्शन को किस तरफ जाता हुआ आप देख रहे हैं? लोगों में बहुत ये जिज्ञासा है कि क्या 10 साल की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, 370 का जो उन्होंने नारा दिया है, 400 पार का एनडीए का जो नारा दिया है, लगातार जो वो इस तरह के नैरेटिव गढ़ रहे हैं, एक और नैरेटिव उन्होंने गढ़ा है मोदी का परिवार, मोदी आपसे, आप मोदी से, ये भी नारा उन्होंने दिया है। ये तमाम चीजें क्या कोई किसी तरह से इफेक्ट कर पाएंगी, या फिर आपको लग रहा है इस बार ये चुनाव मोदी वर्सेस पीपल, या फिर युवा वर्सेस
मोदी के 10 साल के कार्यकाल, बेरोजगारी, इस सब पर लड़ा जाएगा। देखिए, 400 पार की हवा धीरे धीरे निकलती जा रही है। आज चौथा विकेट भी गिर गया। बाराबंकी से जिन सांसद को टिकट दिया गया था, उन्होंने भी मना कर दिया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये एक चौथे व्यक्ति हैं। पवन सिंह आसनसोल से, जयंत सिन्हा, हर्षवर्धन, उसके गौतम गंभीर, इस श्रृंखला में आज उपेंद्र रावत का नाम भी आ गया। उपेंद्र रावत ने जिस तरीके से बोला कि उनका एक वीडियो डीप फेक बनाकर पेश किया गया और जब तक सत्यता नहीं आएगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी से हम ऐसी नैतिकता की आशा तो रख नहीं सकते हैं। जो पार्टी मालेगांव बम विस्फोट में आतंकवाद के आरोप से चार्जशीटेड महिला को टिकट दे सकती है, तो वो एक केवल वीडियो के लिए कोई टिकट वापस ले लेगा तो ये बात कुछ गले नहीं उतर रही। ये एक बहुत अंदर की खदबदाहट है उत्तर प्रदेश से। बाराबंकी जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ जिला है, अवध क्षेत्र का। इधर फैजाबाद यानी अयोध्या भी लगा हुआ है और वहां से 2019 में जो चुनाव जीते थे उन्होंने बोल दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। इधर जैसे इंडिया गठबंधन के लोगों की सीट के विभाजन को लेकर बहुत सारे बोला जाता था कि फलाना आदमी टिकट सीट मांग रहा है, इंडिया गठबंधन में टूट है। ईडी, सीबीआई और दूसरे जरियों से लोगों को जोड़ने और घटाने की मुहिम में लगी बीजेपी के साथ में अभी निषाद पार्टी ने अपना झंडा खड़ा कर दिया। राजभर भी नाराज है। तो जब जाहिर है कि जब जिस नेतृत्व के भ्रम का एक गुब्बारा बनाया गया था, वो गुब्बारा धीरे धीरे हवा निकल रहा है, तो अपने पराये हो रहे हैं। जिन परायों को अपना बनाने की कोशिश की जा रही वो बार्गेन कर रहे हैं। जाहिर है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खरीदा हुआ है, तो वो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा बताता नहीं है। लेकिन ये वानगी है कि किस तरीके से 400 पार की हवा तो निकली हुई है, एक चीज। दूसरा चीज ये है कि जहां तक मेरा परिवार की बात रही, हर पार्टी बोलती है, कांग्रेस बोलती है मेरा परिवार, समाजवादी पार्टी बोलती है मेरी पार्टी मेरा परिवार। यदि नरेंद्र मोदी का परिवार पूरा पार्टी है तो नरेंद्र मोदी के भाई और भतीजे ही क्यों सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं? अमित शाह के पुत्र ही क्यों लाभान्वित हो रहे हैं? दूसरे लोगों को भी पोस्ट मिलती, फायदे के पद मिलते। तो ये एक तरीका है मोदी जी का कि वो 60 साल पहले दिवंगत हो गए पंडित नेहरू, जिन्होंने अपने जीवन के 45 साल आजादी की लड़ाई में बिताए, उनसे तो सवाल कर सकते हैं। लेकिन यदि उनसे अभी उनसे कोई सवाल कर ले तो वो उस छोटे बच्चे की तरह हरकत करने लगते हैं कि हम भी खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, हमको कैसे आउट कर दिया, हम तो नहीं खेल रहे, यानी हमने तो गलत आउट किया। तो ये उनका एक तरीका है। ये जो कैंपेन चल रहा है, आपको याद दिलाऊंगी, ठीक वैसे ही कैंपेन जब उन्होंने बिहार के डीएनए को खराब बोल दिया था, नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ चलाया था। लोगों ने नाखून बाल जांच को भेज दिए थे। लेकिन कुल मिला के देखते हैं उससे वोट पे कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। एक चीज मान के चले कि राहुल गांधी की यात्रा में जो जातिगत जनगणना, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसानों के सवाल उठाए जा रहे हैं, अब वो धीमे धीमे जमीनी स्तर पर उनका एक असर हो रहा है। जो 18 से 30 साल के, 18 से 35 साल के जो लोग हैं, वो लोग इन सवालों पे विचार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कि फ्लोटिंग वोट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग वोट सबसे ज्यादा यंगस्टर होता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर, सेकंड टाइम वोटर, थर्ड टाइम वोटर्स है, जिनके सामने अब एक भ्रम की स्थिति खड़ी है। आप देखिए ना कि हमने एक यूटोपिया खड़ा किया कि राम
राज्य आ गया है, अब राम मंदिर बन गया है, सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं पे किसी का जोर नहीं है, लेकिन पहली बार हो रहा है। मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, पिछले साल फरवरी में जी। हम्म। हिमाचल से लेके हरियाणा से लेके पंजाब तक, और गेहूं का दाना जो था वो अ, छोटा हो गया था। इस बार फरवरी में मौसम सामान्य रहा, और फरवरी के लास्ट वीक से अभी मार्च तक हिमाचल से लेकर इतनी जबरदस्त बर्फ गिर रही है कि वहां पर तबाही है। और तबाही तो आप देखिए मध्य प्रदेश में है, ठीक है, इस 8% फसल खत्म हो गई। तो हम्म। ये सब चीजें चल ही रही हैं। तो हम किस भ्रम में जी रहे हैं कि राम राज्य, राम के मंदिर ने सब कुछ कर दिया है। ये जो भ्रम था इनका कि राम के मंदिर ने सब कुछ कर दिया है, ये भ्रम भी अब टूट रहा है, और हकीकत सामने आ रही है कि ये भ्रम है, ये यूटोपिया है, ये लोगों को दिग्भ्रमित करने के तरीके हैं। लेकिन इंसान के असल सवाल तो जल, जंगल, जमीन, भोजन, रोजगार के ही हैं। जी। जी, बिल्कुल। क्योंकि अभी हम बात, क्योंकि पटना की रैली अभी होकर चुकी है और उसके कहीं जहां एक तरफ जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो ये एक जो भीड़ थी वो कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, मैनेज तरीके से जो लाई जाती वो भीड़ नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ये भीड़ थी, जो कहीं ना कहीं जो पूरी यात्रा निकाली गई तेजस्वी यादव की तरफ से, जो मोबिलाइज किया गया, जो एक सिंपैथी उनको मिली, या 17 महीने का जो उनका काम है, जहां उन्होंने बेरोजगार युवाओं को रोजगार उन्होंने दिया लाखों में, जो 5 लाख से ज्यादा की वो बात करते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, लोग उससे नाराज हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और नाराज सिर्फ नीतीश कुमार से नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी से भी हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ उन्होंने पाला पलटकर वो वापस गए हैं। अभी अगर हिंदी पट्टी की बात करते हैं पंकज जी, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां 2 युवा एक बार फिर से साथ आए हैं, मैं 3 कहूंगी, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में अगर चंद्रशेखर आजाद है उनका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है और इसीलिए उनको शामिल किया गया है, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो तमाम उन पटना की उस रैली में नजर आए जहां हमने लाखों की भीड़ देखी। क्या इस हिंदी पट्टी में, जहां से माना जाता है कि सत्ता का रास्ता निकलता है, दिल्ली तक का रास्ता बनता है, वहां आप इंडिया गठबंधन की और एनडीए की, जो एनडीए पूरा भी बिखरा हुआ है, पता नहीं उसकी शक्ल कैसी होगी, उसकी स्थिति कैसे देखते हैं फिलहाल आप? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है कतई बिखरा हुआ नहीं है। बिहार नहीं, में मैं एनडीए कंप्लीट की बात शेप कर में रही है। हूँ जी। सॉरी। मैं एनडीए यस की बात कर सर, रही हूँ, यस। एनडीए बिखरा हुआ है। जी, एनडीए पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, हमें नहीं पता कि उसकी शक्ल कैसी होगी, कौन दल है उसमें, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। अभी तो आपस में ही सर फुटबॉल जैसे कहते हैं वो चल रहा है, और लेकिन दिखाया ये जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया में कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से, अभी हम देखें तो फुल एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है। तो वह उसकी आपसे आपसे बात करना चाहूंगी कि आपको दोनों की स्थिति देखिए, फिलहाल इस हिंदी पिट्टी पट्टी में कैसी लग रही है? देखिए आपको एक चीज बताएं कि हम बिहार से शुरू करते हैं। जब आपने बातचीत बिहार की रैली से शुरू की, बिहार की गांधी मैदान की जो रैली थी, वो हम्म। इस बार की ऐसी रैली थी, न किसी के लिए पानी की व्यवस्था थी, न खाने की व्यवस्था थी, न आवागमन की व्यवस्था थी। हमारे लोगों ने बताया कि लोग 150-150, 200 किलोमीटर दूर से अपने मोटरसाइकिलों से, साइकिलों से आए। खासकर कम्युनिस्ट कैडर ने इस बार बहुत ज्यादा मोबिलाइज किया, और आरा फतुआ से लेकर ये जो जहानाबाद, तो पटना के करीब है, यहाँ से सैकड़ों लोग पैदल चल के आए, ट्रेनों के जरिए आए। बिहार को ऐसा कहा जाता है कि बिहार राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक राज्य है। वहां आप एक हम्म। एक सामान्य श्रमिक से भी बात करोगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, पॉलिटिकल मैथमेटिक्स के बारे में आपसे बात करेगा। बिहार में इंडिया गठबंधन की जो छवि है बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है।
बिल्कुल स्पष्ट है। जबकि वहां देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का कहाँ है, चिराग पासवान कहाँ है, चाचा पासवान कहाँ है, नीतीश कुमार की पोजीशन क्या है? अभी 48 सीटों में कौन कहां पर लड़ेगा, किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। यूपी का मैंने आपको बताया ही है कि संजय निषाद अपना राग अलाप रहे हैं और राजभर अखाड़ा खोले बैठे हुए हैं। सबसे मजबूत एनडीए का गठबंधन कहलाता है महाराष्ट्र में, जहां पे एक डूबते जहाज पे 4-5 लोग चिपक के सरकार को चला रहे हैं। अभी वहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर इतनी बुरी दुर्गति होने वाली है, वहां पर कोई एक मत नहीं है, क्योंकि वहां स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा हो गए। एकनाथ शिंदे हो गए, वो चीफ मिनिस्टर है तो उनकी अभिलाषाएं हैं। अजीत पवार हो गए, वो कहते हैं कि मेरे कारण चीफ मिनिस्टर बने, उनकी अभिलाषाएं हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी की सब दिक्कत है कि वो एक अधिनायकवादी पार्टी है। वो जिन राज्यों में जब जब गई है उसने छोटे दलों को खा लिया है और उसकी जगह अपने को रिप्लेस किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जल्दी महाराष्ट्र के दलों को खाने की है, और वो इसीलिए चाहती है कि वहां पे अधिक से अधिक सीटों पे लड़े। और जबकि शिंदे और पवार दोनों नहीं चाहते हैं। अब आप बताइए, एनडीए को कहां हम तलाशें? कहां है एनडीए? कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश में तो जाहिर नहीं है, राजस्थान में एनडीए सरिका कोई है नहीं, वहां केवल बीजेपी है। यही स्थिति हरियाणा में जजपा जो अभी उनके साथ सरकार में है, उनको वो एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। वहां भी चल रहा है। तमिलनाडु में आप एआईएडीएमके से बातचीत चल रही है, एआईएडीएमके ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। ठीक है। साउथ के किसी भी स्टेट में, केरला में 12 उम्मीदवार खड़े कर दिए, 12 को कुल मिलाकर जितने वोट पड़ेंगे वो एक उम्मीदवार की जमानत बचाने के लायक नहीं होंगे। ये बहुत स्पष्ट है। तो एनडीए जी। कहाँ है? हम्म। एनडीए तो नहीं है। वहीं आप पलट हम्म। के देखिए तो जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का कॉन्सेप्ट और सीट पार्टीशन बहुत क्लियर चलता रहा। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन से एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि कि कांग्रेस बैकडोर से मायावती से बात कर रही है, हम्म। और ये केवल नागपुरी सेल से चलने वाले रिमोट के पत्रकारों का एक शिगुफा था, केवल इसलिए कि इसी बहाने अखिलेश और कांग्रेस में कुछ टकराव हो। तो जबकि इस समय उत्तर प्रदेश तरीके राज्य में चुनाव कैसा होगा, उम्मीदवार कैसे लड़ेंगे, वो एक अगला मसला है। लेकिन गठबंधन के स्तर पर कांग्रेस और अखिलेश को लेकर में अब कोई भी भ्रम नहीं है। और जिन पार्टियों को उनको सीट देनी है, यदि वो आजाद पार्टी को एक टिकट सीट देते हैं, एक आध सीट और किसी को देने की बात भी है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी लड़ेगी। हम्म। तो यदि दोनों गठबंधनों की तुलना की जाए, क्योंकि एनडीए तो कह रहा है उसके बाद 40 दल है। कौन से 40 दल हैं? किन राज्यों में? कहां से चुनाव लड़ाएंगे 40 दल के लोगों को? दोनों गठबंधनों को लेकर जो स्थिति है, तो आज मेरी नजर में इंडिया गठबंधन जो है वो इस समय एक मजबूत स्थिति में है। और हम्म। सबसे अच्छी ये बात है कि कांग्रेस में जो नीति बन रही है, पॉलिसी बन रही है, कैंडिडेटर तय हो रहे हैं, और किन से किस तरीके से बात की जाए उसको एक बहुत ही अनुभवी उनके अध्यक्ष डील कर रहे हैं। और राहुल गांधी फील्ड में डील कर रहे हैं। राहुल गांधी हम्म। सड़क पे माहौल बना रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे सरीके व्यक्ति जो बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, एक इतना उनका लगभग 55 साल का राजनीतिक करियर है, एक पार्षद से शुरू करके वो इस पोजीशन तक पहुंचे। वो पार्टी का प्रबंधन, किससे क्या बातचीत की जाए, वो कर रहे हैं। और जो बिलबिलाहट दिखती है मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत सारा कांग्रेस को लेकर, वो इसलिए हो रही क्योंकि इस बार खबरें लीक नहीं हो रही कि अंदर क्या हो रहा है, और उसको लेकर वो हम्म। परेशान है। क्योंकि असल में जितने खबरें लीक करने वाले थे, जिनको हम कह सकते हैं कि घर के भेदी थे, जो
वो अधिकांश इस बार शॉर्ट आउट हो गए। हम्म। हम्म। क्या पंकज जी, ये जो ये 370 और 400 की जो बात की जा रही है, मोदी जी ने कहा हम्म, और जो सरकारी मीडिया है उसने फौरन लपक लिया, और लपक के वो लगातार हम्म, वही चलाता है, जो 370 जिन्होंने हटाया उनको 370 सीटें दिलाएंगे और 400 पार का नारा। लेकिन अगर लॉजिकली भी देखें, मतलब अगर बिल्कुल एक लेमैन की तरह भी कोई देखे, अगर आप 370 की बात खुद कह रहे हैं, 38 से 40 पार्टियां आप कह रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा है, और 370 आप खुद ला रहे हैं, और 400 की बात आप कह रहे हैं, 400 पार जो है वो इंडिया एनडीए गठबंधन जो है वो लेकर आएगा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने जो अपने साथ जो दल जोड़े हैं उनकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि वो अपने दम पर एक एक सीट भी लेकर आ सकें, जिसमें बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे शिवसेना की बात करें या फिर हम एनसीपी की बात करें जो अलग अलग गुट बन गए हैं, या फिर हम पंजाब में हो सकता है अकाली दल के साथ इनका कोई गठबंधन हो जाए, अभी तो उम्मीद नहीं लग रही है, या फिर हम बिहार की बात करें, तो क्या वो अपने दम पर इतनी सीटें भी, एक एक सीट भी नहीं ला सकते कि 370 आप अपने लिए बोल रहे हैं और बाकी 30 सीटों में आप तमाम पूरा जो एनडीए है उसको आप समेट रहे हैं? ये क्या सिर्फ एक जुमला भर एक शिगुफा छेड़ा गया है ताकि एक नैरेटिव बनाया जा सके, और इसके अंदर जो बीजेपी की एक डर्टी पॉलिटिक्स है उसको किया जा सके? क्योंकि 2019 की बात देखें तो तब भी इस तरह का नारा जो है गढ़ा गया था, 303 सीटें आई थी, वो पुलवामा की लहर थी, सर्जिकल स्ट्राइक थी, और एक वेव हमने देखी, और उसके अलावा भी ईवीएम से लेकर तमाम चीजों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उसको भी नाजायज नहीं करार दिया जा सकता है। अगर सही से चुनाव हो तो बहुत सारे लोगों का यह दावा है कि 2019 भी शायद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने नहीं जीता होता। अभी की स्थिति को किस तरह से फिर देखें हम? ये नारा, ये नैरेटिव गढ़ना, ईवीएम तो अभी भी है, वो तमाम चीजें हैं, चंडीगढ़ मॉडल हम देख ही चुके हैं, एक छोटे से चुनाव में क्या कर सकती है बीजेपी। राज्यसभा का हमने चुनाव देखा कि उसमें किस तरह से खरीद फरोख्त, टूट फूट सब कुछ की गई, पार्टियां तोड़ना, ईडी सीबीआई आईटी इन सब का इस्तेमाल करना, इस सब की मास्टर है वो। तो ऐसे में लोगों को ये डर लगता है कि हम वोट कहीं दें, पहुंचे कहीं, तो क्या वाकई में हम कोई बदलाव देखेंगे, वो लोग जो सत्ता में सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं? देखो, एक तो आपको आज की खबर दूंगी जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि चंडीगढ़ में नगर निगम में जो उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी जीत गई, क्योंकि हम्म। उन्होंने जो दल बदल करवाया था उसके कारण वहां पे उपाध्यक्ष के चुनाव की सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तो एक रामायण की एक घटना है, जब राम और रावण का युद्ध चरम पर था और रावण को जब लगने लगा कि उसका अंतिम वक्त करीब है, तो उसने एक माया जाल फैलाया। वो माया जाल ऐसा था कि युद्ध भूमि में अचानक मांस और मज्जा गिरने लगती थी, अचानक कहीं से राख गिरने लगती थी, अचानक 10-10 रावण दिखने लगते थे, अचानक 5-5 मरे हुए कुंभकर्ण और मेघनाथ भी दिखने लगते थे। तो अ, ये मायावी युद्ध पे उसको पलट दिया था। आज मोदी जी ने, मैं मोदी जी इसलिए कह रहा हूं, भाजपा माइनस मोदी अगेन टू बी द 4 सीट्स। आज मोदी जी हम्म। ने इस भ्रम को बनाए रखने के लिए इस माया जाल को एक गिमिक के रूप में दिया है। 400 सीट, 400 सीट, 400 सीट। पहला चीज तो ये है कि जिन राज्यों में मैक्सिमम यील्ड पिछली बार प्राप्त कर चुके थे वहां उनकी उतनी सीट लाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, कर्नाटका और तेलंगाना दो ऐसे राज्य साउथ के हैं जहां उनको पिछली बार अच्छी सीट मिली थी, इस बार उनको वहां वो स्थिति नहीं है। तो ये तो तय है कि पिछली बार से भी उनको कम सीटें मिलने जा रही है, एक चीज। दूसरी चीज, पिछली बार उनके साथ में शिवसेना और अकाली दल दो राज्यों में ताकतवर घटक थे। हम्म। जाहिर है बिहार में नीतीश कुमार भी साथ थे और नीतीश कुमार उस समय एक अच्छी इमेज के साथ में थे, तो भी सब कुछ कुनबा मिला के तो 400 तो नहीं पहुंच पा रहा था। तो हम्म। अब आप बताइए कि जब कुनबा बिखर चुका है, उनकी मैक्सिमम यील्ड वाली स्टेट्स में वो पोजीशन नहीं है, तो वो कैसे 400 में? ये एक भ्रम है, वो चाहते हैं कि हम
400 पे चर्चा करें, किसान पे चर्चा ना करें, बेरोजगारी पे चर्चा ना करें, जो मूल मुद्दे हैं उससे बातचीत ना की जाए। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रयोग राहुल गांधी की दोनों यात्राओं के दौरान हुआ, जिस प्रयोग हम्म। को अभी तक बीजेपी इस्तेमाल करती रही, छवि बनाने का। आप भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होने के कारण जानते हैं कि एक बेसिक थ्योरी है डिजिटल मीडिया की, कि जब तक आपका फेस स्क्रीन पे दिखता है, जितनी बार दिखता है, पहले आप मेरे फेस को नेग्लेक्ट करेंगे, फिर धीमे धीमे उसे सोचने लगेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे, फिर साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में वो छवि स्थान बना लेती है। ये एक पूरी प्रोसीजर मोदी जी के साथ चंपू मीडिया है उसके थ्रू हुआ। अब हो ये रहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, राहुल गांधी की यात्रा का एक फायदा ये हुआ कि उन्होंने एक प्लान बनाया कि ठीक है, आप हमको तो टीवी पे दिखाएंगे नहीं, तो उसका तरीका ये है, मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ, एक रास्ते में एक दिन में 10,000 लोगों ने मेरी एक एक 2-2 मिनट की क्लिप को मोबाइल में रिकॉर्ड किया, और उस क्लिप को एक व्यक्ति ने 10 लोगों को भी भेजा। हो सकता है कि वो उनका समर्थक ना हो, लेकिन एक जिज्ञासा में मेरे पास क्लिप है, मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, अरे मैंने राहुल गांधी को देखा। तो इस प्रकार से हम्म। एक दिन में 50,000 हाथों में राहुल गांधी की एक छवि जा रही है। तो उसका एक फायदा हुआ कि जो आज से 5 साल पहले पप्पू लल्लू कुछ नहीं जानता वाली छवि थी, वो तो राहुल गांधी की खत्म हुई, और जो उनके सवाल हैं लोगों हम्म। को कन्विंस कर रहे हैं और लोगों के हाथ में पहुंच रहे हैं। आपको, आपके पास भी कोई आपका फ्रेंड एक क्लिप भेजेगा, वो किसी की भी आप साइमल्टेनियसली एक बार तो देखेंगे। तो ये जो डिजिटल मीडिया के थ्रू छवि बदलने का प्रयास हो रहा है, वो मोदी के लिए एक बहुत बड़ा हम्म। चैलेंज है। और एक चीज याद रखिए, हम्म। दुनिया में कोई भी शासक जो ऑटोक्रेट हो जाता है, जो उद्दंड हो जाता है, जो निरंकुश हो जाता है, वो लगभग शेर की सवारी करने लगता है। और शेर की सवारी करने वाले को मालूम होता है कि जब तक शेर दौड़ रहा है तब तक वो निरापद है। जिस दिन शेर रुक गया, या जिस दिन मैंने शेर हम्म। से नीचे उतरने की कोशिश करी, यही शेर मुझे खा जाएगा। ये जो शेर है, आपकी वो छवि है जो आप लगातार हम्म। बनाते रहे। अभी सवाल है, आप बताइए ना, पहली बार आपने पूरे दुनिया को भ्रम दिया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इस देश में कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी। अभी हम हम्म। भ्रम कर रहे हैं। कल मैं कहीं से लौट रहा था तो टैक्सी वाला बोले, सर हम देखो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मैंने बोला कैसे बन हम्म। गए भाई? अब आप देखिए, भ्रम देखिए, हमने पिछले 8 साल में बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं के ठेके दिए। ठेके पाने वाले हम्म। गुजराती भाई सब थे। आप छतरपुर का मेडिकल कॉलेज ले लो, चाहे कृषि उपज मंडी का काम ले लो, चाहे झांसी में डिफेंस कॉरिडोर ले लो, सब गुजराती भाइयों का। हम्म। आपने कई हजार करोड़ रुपए के ऐसे ठेके दे दिए जो सिलेक्टेड 10, 15, 20 कंपनियों को दिए। उसके अलावा 180,000 करोड़ रुपए हम ये 5 किलो अनाज में खर्च कर, आप इस पूरे पैसे को जोड़ के बोल रहे हो कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। तो ये भी एक गिमिक है, भ्रम है। हम्म। और ये भ्रम धीरे धीरे लोगों का टूट रहा है। इस महीने हम्म। अब लोग चर्चा करना बंद कर दिया। आप यकीन मानिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा अपना महीने के सामान का बिल देखें। जो छोले काबुली चने हैं 225 रुपए किलो है, अरहर दाल 200 रुपए किलो हम्म। है। ये जो महंगाई है, और सबसे बड़ी चीज है कि जो मुद्रा हमारे जेब में आ रही है, उसकी कीमत कम होती जा रही है अमेरिकन डॉलर के जी। कंपैरिजन में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। हमारी हम्म। जेब में पैसा है, उसकी औकात कम हो रही है, और हम जब बाजार में हम्म। खरीदने जा रहे हैं तो हमको महंगाई मार रही है, बेरोजगारी साथ में खड़ी हम्म। हुई है। मैं आपको बिल्कुल। बताऊं, लेकिन सरकारी पंकज जी, मेरा कर्मचारी में जी मेरा सवाल आपसे ये पंकज जी, कि एक तरफ हम देखते हैं कि धर्म की अफीम चटा के युवाओं के दिमाग को हैक किया गया है, और लगातार उसके नतीजे हमने 2014-19 में देखे, राज्यों के चुनाव में देखे।
लगातार हम ये देखते हैं कि किसी भी जगह पर एक एक भीड़ जो है वो इकट्ठी हो जाती है, वो किसी को भी मारने पर उतारू हो जाती है, वो मस्जिदों के बाहर जिस तरह की नारेबाजी की जाती है, वो सब कुछ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वो तमाम हमने कार्यक्रम देखे, या फिर जब हिंदू कोई त्योहार होते हैं उस वक्त हम देखते हैं कि किस तरह से मुस्लिम मोहल्लों में या आसपास की जगहों पर जो कुछ किया जाता है, वो एक तस्वीर हम ये देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे राहुल गांधी हो या फिर जो खासतौर पर युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं, ये तमाम वो विपक्ष के नेता हैं जो मुद्दे, असली मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, अग्निवीर के हैं, पेपर लीक के हैं, किसानों के हैं, महिलाओं के हैं, वो मुद्दे जिन पर असल में चुनाव होना चाहिए। आप बार बार भ्रम की बात कर रहे हैं कि एक भ्रम जो है फैलाया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये जो तथ्यों पर आधारित या जो जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन पर जो सियासत ये विपक्ष कर रहा है, ये फिलहाल भारी पड़ रहा है, या फिर जो एक हिंदू हृदय सम्राट की जो एक एक इमेज उन्होंने बनाई है, जो मंदिर की एक सियासत है, जो सांप्रदायिक सियासत है, जहां युवाओं के दिमागों को हैक किया गया है, या वो भारी हो रही है? अभी फिलहाल कौन ज्यादा युवाओं के दिमाग को हैक करता हुआ नजर आ रहा है? राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं की ये तमाम मुद्दे, या फिर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और संघ के द्वारा गढ़े गए मुद्दे? देखिए, हमको एक चीज समझनी होगी कि जो धर्म की आपने अफीम की बात की, जब तक बेरोजगारी रहेगी, निकम्मापन रहेगा, तब तक लोग किसी चमत्कार की आस में धर्म, धार्मिकता और धार्मिकता कब कब सांप्रदायिकता में बदल जाती है, इस राह पे चलते रहे। और आरएसएस का एजेंडा ये है कि लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर रखो, लोगों को देन दीनी की समस्याओं से जूझते रहने दो, ताकि वो अधिक से अधिक भरोसा कर सके कि अब राम मंदिर आ गया है, अब हम कुछ चमत्कार होने वाला है। देखिए, आपको एक चीज बताऊं, इस पूरे मसले में संघ ने तो अपनी गोटियां बिठाई हैं, और संघ से जुड़े हुए संगठन जो है वो अलग अलग अपने चेहरों के साथ में ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मैं इस देश के बहु संख्या में मुसलमानों को इस चीज के लिए तारीफ करना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में मुसलमानों ने ऐसे बहुत सारे मसलों पर रिएक्ट करना बंद कर दिया। आप देखिए, बाबरी मस्जिद वाला सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, इट वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। 3 तलाक पर कोई नहीं बोला। बुर्के वाला विवाद हुआ, कोई बहुत बड़े मसले नहीं खड़े हुए। अब जो मस्जिदों के सामने लोगों का जो है कि भाई हम कैसे सनातन धर्म को मानते हैं कि मैंने तो कई हजार करोड़ के मंदिर बना दिए, जहां पे हम मानते हैं कि हमारा भगवान बैठता है, और हमको जब नाचना और खुशी मनाना होता है तो मस्जिद के सामने जाते हैं, तो भाई इससे अच्छा है 100-200 मस्जिद बनवा दो जहां पे खड़े होकर नाच सको ढंग से। तो लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी ने रिएक्ट करना बंद किया, उसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अब इन लोगों को मौके नहीं मिलते हैं अपनी बदतमीजियों को करने के, उसको रिएक्ट करने के, उसके ऊपर बोलने के कि आपने ऐसा किया। उज्जैन की घटना आप याद करिए, उज्जैन में एक झूठी गाड़ी गई कि महाकाल की सवारी निकल रही थी, उस पर किसी ने थूका, लोगों के घर तोड़ दिए, सब कुछ हुआ। बाद में अदालत में मसला गया तो जो मुद्दा ही था उसने ही बोला कि ऐसा कुछ हुआ। तो देखिए, पंडित नेहरू भी कहते थे बहुसंख्यक सांप्रदायिकता देश के लिए बहुत खतरनाक है, और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता हर समय एक अंधविश्वास, एक उज्जवल भविष्य की कामना के लिए किसी चमत्कार, इसके स्वरूप में आती है। और हर बार चुनाव से पहले आरएसएस का तरीका है कि किसी बाबा को खड़ा करता है, कभी उमा भारती को, तो कभी रामदेव को, तो अभी बागेश्वर चल रहे हैं। अब आप देखिए, इनके जितने बाबा हैं उनका एक दौर चलता है, 2 साल 3 साल उनका मार्केट चलता है, फिर मार्केट खत्म हो जाता है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो बेरोजगार लोग हैं उनको धर्म के नाम पर उस जिसको कहते हैं कि उन्माद में शामिल किया जाए। धार्मिक भावनाओं के नाम पर नारे लगाना, हमला करना,
गाली बकना, चाहे अल्पसंख्यक की ओर से चाहे बहुसंख्यक की ओर से, ये एक हिस्टीरिया है, उन्माद है। और इस उन्माद को खेलने के लिए जब ये असफल हो जाते हैं तो ओवैसी चचा को खड़ा कर देते हैं, है ना भाई। ओवैसी इतना बड़ा वकील है, आप बताइए दिल्ली राइट्स के एक केस में ओवैसी खड़े हुए वकील के रूप में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली में अधिकांश दिल्ली राइट्स का केस जिसके अंदर निर्दोष लोग फंसे हैं, महिला वकील लड़ रही हैं और सभी नॉन मुस्लिम है। जी ओवैसी जी। साहब तो नहीं आए लड़ने कौम के लिए, है ना। तो अब धीरे धीरे मुस्लिम कम्युनिटी भी इन सब चीजों को बहुत, इन साजिशों को समझ गई है, और वो धन्यवाद की पात्र है कि उसने रिएक्ट करना बंद कर दिया। देखिए, जी चाहे आप राम को मानते हो चाहे हजरत मोहम्मद साहब को मानते हो, दोनों पक्षों में से किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि उनकी इज्जत की रक्षा कर सके। यदि हम माने उन्होंने पूरी कायनात को बनाया है, हमें एक बेहतर इंसान बनाया है, धर्म और वो जो हमारे पैगंबर हैं, जो हमारे जो अवतार हैं, आराध्य हमको हैं। एक जी बेहतर बिल्कुल। जीवन देने के लिए आए हैं, तो भाई मैं कौन हूं कि मैं उनकी रक्षा करूंगा? मेरी क्या हैसियत है? और जिस दिन हम्म ये जो उन्मादी बेरोजगार युवा है इस चीज को समझ जाएंगे, और जल्दी समझेंगे, हम्म। जो कि जी भूख और अविश्वास के भ्रम बहुत जल्दी टूटते हैं। आरएसएस के बंच ऑफ थॉट में गुरुजी ने लिखा कि हमें लोगों को आर्थिक रूप हम्म से इतना मजबूत नहीं करना चाहिए कि वो अपने सवाल खड़े करने लायक हो जाए। हर फासिस्ट ऐसे ही सोचता है। हम्म। तो बिल्कुल। मुझको तो और भरोसा है कि सवाल, ये भ्रम जल्दी जी जी बिल्कुल, सवाल पूछने की, सवाल करने की सलाहियत जो है, वो इन 10 सालों में छीन ली गई है, और आगे बिल्कुल ही आप अपने जबान, अपने लब ना खोल पाए, ये पूरी कोशिश है। पूरा आप ये देखें, सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए, वहां तो सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं, वहां तो सिर्फ गोद में बैठकर ही पत्रकारिता की जाती है, झुककर गुलामी की पत्रकारिता की जाती है। पढ़ने लिखने से आपको दूर किया जा रहा है, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक समझ, एक सलाहियत पैदा होगी, और सलाहियत पैदा होगी तो अच्छे बुरे की समझ पैदा होगी, और अच्छे बुरे की समझ पैदा हुई तो आपको वो दिखने लगेगा जो आपसे छिपाया जा रहा है। तो वो तमाम कोशिशें करने की कोशिश है, और अब देखना होगा कि 2024 का ये चुनाव असल मुद्दों पर लड़ा जाता है और असल मुद्दों पर जीता जाता है, तो आपको पता ही है कि नतीजे फिर क्या होंगे और असल मुद्दे कौन उठा रहा है। फिलहाल ये है कि इंडिया गठबंधन की एक मजबूत तस्वीर जो है, एक बहुत सॉर्टेड तस्वीर जो है नजर आ रही है। वहीं एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से अभी बिखरा हुआ है, जुमले नए नए गढ़े जा रहे हैं, ताकि एक बार फिर से आपको बेवकूफ बनाकर आपके वोट की ठगी की जा सके। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार हमारे साथ रखे, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम को शेयर करें ताकि लोगों तक ये विचार पहुंचे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।